हेलो फ्रेंड, दिस इज मधु। आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जिससे आप कनेक्शन फील करें वो आप महसूस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो कि अच्छा साइंस की एक ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सृष्टि में बने हैं, भगवान के द्वारा कुछ भी बनाया गया है, जो इस क्रिएचर में कुछ भी बना है, इस यूनिवर्स में कुछ भी क्रिएट किया गया है गॉड के द्वारा, उसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। उसके कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है सेल डिवीजन। उसमें हमने जो है जीवन फेज, मतलब कि जो है जीवन G2 फेज जो है माइटोटिक डिवीज़न की कवर कर ली है। कितने तरीके के डिवीज़न होते हैं ये बताया गया है। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं एम फेज या एम काइनेस फेज, जिसमें जो है साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होते हैं। हम आज ये जानेंगे कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, और ये क्यों जरूरी होता है, किस डिवीजन में होता है। आज ये सब पढ़ा जाएगा। आप सभी को अगर लगता है कि कुछ अच्छा किया जा रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चैनल का नाम है विजन क्लासेस। आप विजन क्लासेस बाय मधु चौधरी करके डालेंगे तो आप टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल ज्वाइन, मेरा ग्रुप ज्वाइन, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जो पीडीएफ मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के नीचे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं और जो है टाइम बहुत जल्दी से, देखिए 1 मिनट 36 सेकंड हो गई है आपसे इंट्रोडक्शन करते करते। तो हमें जो है टॉपिक आज और कल मैक्सिमम परसों तक की टॉपिक खत्म हो जाएगा। एम काइनेज जो साइकिल होती है बेसिकली जीवन S और G2 साइकिल के बाद ये स्टार्ट होती है। इसको एम साइक्लिन साइकिल कहते हैं। G2 साइक्लिन के बाद ये स्टार्ट होती है। ये माइटोटिक डिवीजन है। ये माइटोटिक डिवीजन को टर्न करने के कैपेबल होती है। इसको एम फेज भी कहते हैं, है ना। सेल डिवीजन का ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइम, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल में माइटोटिक डिवीजन की फेज जो है अलग अलग होती है। ये इसमें जो है प्लांट में जो है जो एस्टर्स नहीं बनते हैं। जो सेंट्रियोल होता है जिसके थ्रू स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है, वो प्लांट्स में नहीं बनते हैं। तो प्लांट्स में एनएस्ट्रल कंडीशन पाई जाती है। जो माइटोसिस विदाउट एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल, यहाँ पे सेंट्रियोल है, देखिए आगे है। सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और उन स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं। पोलराइज्ड मूवमेंट होती है, इक्वेटोरियल पोल की तरफ मूव कर दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे हो जाते हैं। ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ये साइटोकाइनेस, ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होना, उसके लिए कैरियोकाइनेसिस वर्ड यूज किया जाता है। और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। And in karyokinesis there are 4 phases. First one prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, यहाँ लिखा है। मैं देखिए जैसे कि मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। और सॉरी हाँ, एनेस्टर्स माइटोसिस जो कि प्लांट में होती है, क्योंकि वहां पे सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता। देखिए इन प्लांट सेंट्रियोल आर एब्सेंट एंड नो एस्टर आर फॉर्म, एंड माइटोसिस विदाउट एस्टर्स इज नोन एज एनेस्ट्रस माइटोसिस। ओके, मैंने बताया एस्टर्स क्या होते हैं, जो सेंट्रियोल से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर की फॉर्म में, जिससे जाके क्रोमोसोम अटैच होता है। और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल में से जो एस्टर्स निकलता है तो उसको एम्फीएस्ट्रल या एस्ट्रस माइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ था, एनिमल्स द एस्टर्स आर प्रेजेंट एंड द माइटोसिस इज डिस्क्राइब्ड एज एम्फीएस्ट्रस और एस्ट्रस कंडीशन। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस क्या होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज व्हाट? कैरियोकाइनेसिस, है ना।
इसकी 4 फेजेज होती है। कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो कि G1, S और G2 फेज के बाद एम फेज आती है। एम फेज में जाने के लिए एक चेक पॉइंट होता है कि यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस G2 से एम फेज में आने के लिए एक चेक पॉइंट होता है, जिससे ये कंफर्म किया जाता है कि सेल के प्रीवियस सारे वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा जो मटेरियल बनना था, सिंथेसिस होनी थी, वो सब हो गई और अब सेल जो है रेडी है न्यूक्लियस डिवीजन के लिए। मतलब कि डीएनए की सिंथेसिस हो गई है, डीएनए डबल हो गया, डीएनए डबल हुआ तो क्रोमोसोम भी डबल हुआ होगा, है ना। और जो है वहां पे हिस्टोन प्रोटीन डबल हो गई। ये सब चेक पॉइंट से निकलने के बाद सेल जो है एम फेज में आती है और वहां पे 4 स्टेज परफॉर्म करती है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज पहली होती है, इसको सीक्वेंसली बार बार बोलने का मतलब यही है कि आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाती है एग्जाम में कि कौन सी क्या सीक्वेंस है सेल डिवीजन की। जैसे G1S, G2M, ये सीक्वेंस है ना, माइटोटिक डिवीजन में पहली प्रिपरेटरी फेज की, है ना, जो कि मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव फेज होती है। और जो है एम फेज में जो सीक्वेंस होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, है ना। प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है किसकी? कैरियोकाइनेसिस की। माइटोटिक डिवीजन के कैरियोकाइनेसिस की लॉन्गेस्ट फेज इज व्हाट? प्रोफेज। क्रोमोसोम इसमें अपीयर होते हैं, क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से ज्वाइंट हो जाते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन में कंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम का। और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कहेंगे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और जब जो है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी तो फिर न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और सेंट्रियोल सेपरेट हो जाते हैं। 2 सेंट्रियोल अलग अलग अपोजिट पोल पे मूव करते हैं और उनसे एस्टर्स, जो मैंने बताया ना, एनेस्ट्रल और एस्ट्रस। एनेस्ट्रल कंडीशन कहाँ पाई जाएगी? प्लांट सेल्स में। एस्ट्रल कंडीशन कहाँ पाई जाएगी? एस्ट्रल्स या एम्फीएस्ट्रल्स कहाँ पाई जाएगी? प्लांट सेल, सॉरी एनिमल सेल में, है ना। तो वो जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव होते हैं वहां से एस्टर्स निकलते हैं सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एस्टर्स एब्सेंट होते हैं। एंड ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं जेलेटिन प्रोटीन के हेल्प से। एंड जो है एट द एंड ऑफ प्रोफेज जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एनवलप, और जो है जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। तो प्रोफेज में 3-4 पॉइंट्स याद रखने। पहला क्या है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम से और जो है सेंट्रोमियर से स्टार्ट हो जाते हैं ज्वाइंट होना। और यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। यही यहाँ लिखा है ना, देखिए न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियरिंग, ई सेंट्रियोल सेपरेट एंड स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। आगे इसका डायग्राम है, उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिए होगा। हाँ ये है ना, ये देखिए आएगा अभी, ठीक। तो जो है एट द एंड ऑफ प्रोफेज गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस एनवलप आर डिसअपियर। Around each centriole, esters rays are formed in the cytoplasm due to gelatin protein. Gelatin protein के द्वारा साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल से एस्टर रेस बनते हैं। इस सेंट्रियोल सेपरेटेड एंड स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये हम बता चुके। अब फिर सेल आती है मेटाफेज में। ये जो है न्यूक्लियस एनवलप एकदम कंप्लीटली इसमें खत्म हो चुका होता है। जब न्यूक्लियस एनवलप खत्म हो जाएगा तो वहीं पे साइन है कि सेल जो है मेटाफेज में आ गई है, ठीक है। द क्रोमोसोम अरेंज जो है इक्वेटोरियल पर अरेंज हो जाते, जो सेंट्रियोल बना था एस्टर्स जिससे निकले थे वो अपोजिट पोल पे मूव हुए, वहां से जो स्पिंडल्स निकले ना, एस्टर्स निकले, जो एस्टर्स निकले उनसे क्या अटैच्ड होते हैं? उनसे क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं। सपोज कीजिए ये इक्वेटोरियल है, ये अपोजिट पोल एक अपोजिट पोल ही है, ये दो, ये यहाँ से क्या निकले? एस्टर्स हैं। ये क्या है? सेंट्रियोल है। यहाँ ये कलाई का ये हिस्सा सेंट्रियोल समझ लीजिए, और इससे जो फिंगर्स निकले इनको एस्टर्स समझ लीजिए। एस्टर्स ले जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे जो अटैच्ड होगा, ये जो अटैच हुआ यहाँ पे, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, एक दूसरी फिंगर से अटैच, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना,
एक इस फिंगर से अटैच हुआ, एक इस फिंगर से अटैच हुआ, एक इस फिंगर से, एक इस फिंगर से, ऐसे एक इधर अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा। तो ये क्रोमोसोम जो है स्पिंडल से अटैच हो जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करने के लिए मूव करते हैं, है ना। इसमें यही लिखा है, देखिए, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप रिजल्ट टू स्टार्ट द मेटाफेज। न्यूक्लियस एनवेलप का जो है डिसअपियरिंग साइन है कि मेटाफेज स्टार्ट हो गई है। द क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेन, बीच में ये ऐसे, ये जो पोर्शन है प्लेट, सेल प्लेट जहां बनती है सेल डिवीजन में, प्लांट सेल में, वहां पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। इसका एक मेन पॉइंट यही है। ईच क्रोमोसोम जॉइन टू क्रोमोसोमल फाइबर एंड काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम ईच पोल। ये इधर से ये पोल एक, ये पोल एक, यहां से क्रोमोसोमल फाइबर है और सारे जो क्रोमोसोम लगे हुए हैं इक्वेटोरियल पे अरेंज है, वो 1 बाय 1 एक इधर से अटैच होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे अटैच हो जाते हैं। और जब ये सेंट्रोमियर से सेंट्रोसोम से अटैच हो जाते हैं तो टूवर्ड्स द पोल ऐसे ऐसे खींचने लगते हैं। एस्टर जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और ऐसे ऐसे करके अपोजिट पोल की तरफ जो है क्या करता है, क्रोमोसोम को खींचता है। क्रोमोसोम फाइबर है पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी होती है। अंदर की तरफ जो है इनका जो है क्या होता है, पॉजिटिव एंड्स होता है, और बाहर की तरफ मतलब कि पोल की तरफ क्या होता है, नेगेटिव एंड होता है। इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर क्या होगा, नेगेटिव। बाहर अब अंदर आए कुछ मिल रहा है तो पॉजिटिव, बाहर जा रहे हो तो नेगेटिव। सीधी सीधी, घर में आ रहे हो तो कुछ खाने को मिलेगा मतलब पॉजिटिव, बाहर जा रहे हो थक जाओगे तो नेगेटिव, ऐसे समझिए। क्रोमोसोम जब घर के अंदर मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, टंग टंग टंग, लेकिन जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं। ओके, द मेटाफेज इज क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथ वाइज up to the chromosome division of matrix of chromosome the replicates chromatids clearly visible at metaphase। क्रोमोसोम की स्टडी के लिए मेटाफेज की सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है माइक्रोस्कोपिकली, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जरूरी होता है, तो वो हम किस फेज में करते हैं, सेल डिवीजन के मेटाफेज में, है ना। क्रोमोसोम बेस्ट सीन इन मेटाफेज स्टेज, और ये अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे जिस स्पिंडल फाइबर की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग वो पोल की तरफ खींचने लगते हैं। और जो है साइटोप्लाज्म आर स्टडी इन मेटाफेज स्टेज ऑफ कैरियोटाइप क्रोमोसोम, सॉरी नॉट साइटोप्लाज्म, है ना। क्रोमोसोम आर स्टडी इन मेटाफेज स्टेज ऑफ कैरियोटाइप ऑफ अ स्पेस इज प्रिपेयर्ड इन मेटाफेज, है ना। स्पीसीज इज प्रिपेयर्ड इन मेटाफेज। क्रोमोसोम की स्टडी बेस्टली हम सीन किस में कर पाते हैं, मेटाफेज में। और यहाँ पे एक नई स्पीसीज का जो है जो बनती है, जो वेरिएशन आती है, जो इवोल्यूशन होता है स्पीसीज में, कि जैसे कि ह्यूमन में एक पर्सन दूसरे से एकदम सिमिलर नहीं है ना, तो वहीं पे तो क्रॉसिंग ओवर होता है। हाफ पेयर जो फीमेल मदर के आते हैं, हाफ पेयर जो है डैडी के आते हैं, तो उनके मिलने से जो वेरिएशन आती है वो माइटोटिक इसी वजह से आती है ना। उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज, ये हम किस में डिवीजन कर रहे हैं, न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है। हम कैरियोकाइनेसिस के अंदर हैं। हमने पहली फेज G1S G2 जो है प्रिपरेटरी फेज है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव फेज है। उसके बाद हम एम फेज में आए। एम फेज में 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये जो है न्यूक्लियस डिवीजन है सॉरी। और न्यूक्लियस डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और जो है क्रोमोसोम जो है थिन हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और जो है क्या होता है, उसके जितने भी न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियोलस, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सभी जो है डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक, मेटाफेज में क्या होता है, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। और जो है क्रोमोसोम से साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रोमियर्स होता है उससे एस्टर्स निकलते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं निकलते हैं। ओके, और उन एस्टर से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं उनसे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। और जब अरेंज हो जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं और वो जो है उनको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं। पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव एंड जो होता है क्रोमोसोमल फाइबर का,
वो इक्वेटर की तरफ होता है, मतलब कि सेंटर की तरफ, और जो है नेगेटिव जो इनका पोल होता है वो पोल की तरफ होता है ना। और मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस होती है, और बेस्ट स्टडी क्रोमोसोम की मेटाफेज में की जाती है। और उसके बाद आती है एनाफेज, ये दिस वन। एनाफेज इज द स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन या एम फेज, है ना। फाइबर विच अगर्स बिटवीन द क्रोमोसोम आर कॉल्ड इंटरजोनल फाइबर और नॉन काइनेटोकोर और द स्पिंडल फाइबर। जो फाइबर जो इक्वेटोरियल की तरफ प्लस और पोल की तरफ नेगेटिवली होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जिनसे क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं। काइनेटोकोर भी कहते हैं, नॉन काइनेटोकोर भी कहते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स भी इनको कहा जाता है। और ये स्मॉल जो है अर्ली एनाफेज में ये स्टार्ट हो जाते हैं दिखने इक्वेटोरियल सेल पे, सेंटर जो है, और जो पोलवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है वहां पे तो वो अटैच्ड होते हैं ना मेटाफेज में। एनाफेज में पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होती है, और ये शॉर्टेस्ट फेज होती है। इसके ये 2 पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं, ओके। इन एनाफेज इंटरजोनल फाइबर स्मॉल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर एट इक्वेटोरियल ऑफ सेल, छोटे हो जाते हैं और इक्वेटोरियल पे दिखते हैं। सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स लेंथ वाइज डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड सेपरेटेड क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल। क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है उनके फाइबर्स के अकॉर्डिंग होती है। जिसका फाइबर्स बड़ा है वो धीरे धीरे जाएगा, जिसका फाइबर छोटा वो जल्दी जाएगा, और जो है वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। इंटरजोनल फाइबर एक्सपैंड एंड दे पुश क्रोमोसोम टुवर्ड द अपोजिट पोल। भाई वो इंटरजोनल जो फाइबर हैं जो एक दूसरे के इधर वाले सेंट्रियोल के और इधर वाले सेंट्रियोल के एक दूसरे को पुल करते हैं कि अपोजिट पोल में चले जाओ, अपनी अपनी जगह पे चले जाओ, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, है ना। और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, ओके। बाय पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म क्रोमोसोम रैपिडली मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। एक तरफ से खींचा भी जा रहा है, दूसरी तरफ से धक्का भी दिया जा रहा है, तो वो जल्दी से इस पोल पे चले जाता है। अब इधर से खींचा जा रहा है, इधर से इसको पुश भी किया जा रहा है, तो जल्दी इस पोल पे इस साइड में चले जाएंगे, इस पोल पे जाते हैं। दोनों तरफ खिंचाव भी होता है, दोनों की तरफ अपोजिट फोर्स भी होता है, इसीलिए इजीली ये पोल पे चले जाते हैं। और 30 ATP के आसपास रिक्वायरमेंट होती है क्रोमोसोम को पोल में पास पहुंचाने के लिए। कितनी ATP की जरूरत होती है, 30 ATP। और क्रोमोसोम जो है लेट एनाफेज में पोल पर चले जाते हैं, पोल के पास पहुंच जाते हैं 30 ATP खर्च होने के बाद। इस मैकेनिज्म में, इस पूरे फंक्शन में क्रोमोसोम का पोल वर्ड मूवमेंट जो है किसमें स्टडी कर पाएंगे हम, एनाफेज स्टेज में। स्पिंडल फाइबर क्लियरली वहां पे मेटाफेज में बनता है, लेकिन यहाँ पे इजीली जो है दिखने लगता है। और पोलवर्ड मूवमेंट होती है, एक तरफ से पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, ऐसे चलता है, पुल पुश पुल पुश पुल पुश, ऐसे गया। फिर ये वाला पुल पुश पुल पुश पुल पुश, ऐसे गया ना। तो ये दोनों अपोजिट पोल में चले जाते हैं। और इस मैकेनिज्म में, इस पूरे प्रोसेस में 30 ATP खर्च होती है। पेट्रोल खर्च होगा कि नहीं होगा वही वाली बात है। खाना खाएंगे तब ना, अब कुछ भी करेंगे तो सेल कुछ भी करेगी, तो जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ, ये सेल डिवीजन होती है ना, इसीलिए सारे हमको भूख लगती है। बच्चों में ज़्यादा सेल ग्रोथ होती है ना, सेल डिवीजन होते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा ATP की ज़रूरत होती है। और जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और वो किस में स्टार्ट होती है, वो लेट एनाफेज में स्टार्ट होती है। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज मेटाफेज क्लियरली होगी, फिर अब साइटोकाइनेसिस एनाफेज में आ गई, सेल एनाफेज भी कंप्लीट कर ली, पोलवर्ड मूवमेंट हो गई, क्रोमोसोम पोल पर आ गए पुल पुश के बाद। और अब जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना स्टार्ट होगा, है ना। अभी तक तो क्या हो रहा था, न्यूक्लियस जो है सेल न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीजन हो रहा था, जो क्रोमोसोम अपोजिट, यहाँ देखिए डायग्राम है, ये पूरा आपको अभी तक जो पढ़ाया है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज क्लियरली विजिबल है ना यहाँ पे। तो टीलोफेज क्या होता है, ये रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज में जो हुआ होता है उसका उल्टा जो है टीलोफेज में हो जाता है, सिंपल, ये खत्म। लेकिन टीलोफेज में क्या क्या करते हैं हम लोग, ये भी तो याद करना। टीलोफेज में क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है,
और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। ये सारे इसमें वापस दिखने लगते हैं। ओके, समझ में आया। और जो सेंट्रोमियर्स अपोजिट पोल पे जाता है वो अनकोइल्ड होने लगता है, उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर वो क्रोमोसोम को अलग खींचता है ना, अब वो अनकोइल्ड होने लगता है। उसके एस्टर्स जो है बाहर की तरफ जुड़े रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं, एंड ये एक मास पोल बन जाता है, एक जो है ना एक गुच्छा टाइप से बन जाता है, कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाती है, एक इस पोल पे और एक इस पोल पे। दो पोल पे जो है एक कंडेंस स्ट्रक्चर यहाँ है, एक कंडेंस स्ट्रक्चर यहाँ है। अब क्या होता है, जो न्यूक्लियस प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, मैंने क्या बोला कि टीलोफेज इज द अपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज। तो जो न्यूक्लियस कहाँ डिसअपियर किए थे हम, प्रोफेज में, वो यहाँ रीअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएगा तो जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अरेंज होने लगेंगे। तो क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुई थी प्रोफेज में वो इसमें आ जाएगी, है ना। स्पेंडल फाइबर और एस्टर्स फाइबर आर एब्जॉर्ब। ये कहाँ स्टार्ट हुए थे बनने, ये लेट प्रोफेज में स्टार्ट होते हैं और अर्ली मेटाफेज में, है ना। तो ये यहाँ आके डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक। टू डॉटर सेल आराम से जो भाई कोने पे जो क्रोमोसोम सेंट्रियोल की पोलवर्ड मूवमेंट की वजह से इकट्ठा होते हैं, एस्टर्स होते हैं यहाँ पे। अब जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कंडेंस होने लगते हैं, वो जो है ना ढीले होने लगते हैं। पहले जो है कॉइल हो के खींच लेते हैं ना बगल में स्प्रिंग की, अब वो स्प्रिंग जो है ना उनका ढीला होने लगता है। अब जब वो ढीला होने लगता है कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाती है, मास जैसा बन जाता है। सेल के इस पोल पे दिखता है और इस पोल पे दिखता है, बीच में इक्वेटर जो है खाली होता है, ठीक है। तो अब फिर क्या होता है, न्यूक्लियस रीअपियर होने लगता है, दोनों तरफ एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर। अब जब दो न्यूक्लियस हुआ तो उसके तरफ चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन भी बनेगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनती है। स्पिंडल फाइबर जो एस्टर फाइबर अपियर हुए थे लेट प्रोफेज और अर्ली मेटाफेज में, वो यहाँ डिसअपियर होने लगते हैं। और जो फिर क्या होता है, न्यूक्लियाई के अपियर होने के बाद टू डॉटर सेल्स क्लियरली दिखने लगते हैं कि हाँ एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा इधर है, मतलब कि बंटवारा हो चुका होता है। अब ये तरीका ये था। अब दूसरा तरीका ऐसे समझिए, प्रोफेज में क्या होता है, धीरे धीरे जो सामान आया है वो धीरे धीरे बाहर दिखने लगता है, या घर में जो मनमुटाव होते हैं या झगड़े होते हैं अब वो बाहर आने लगे। प्रोफेज में बाहर आए, स्पिंडल बना, है ना। अब क्या था, जो एक दूसरे से अटैचमेंट था लोगों का फैमिली में, वो कम होने लगा। प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर, पहले मेंबर से अटैचमेंट खत्म, न्यूक्लियस डिसअपियर, दूसरे से अटैचमेंट खत्म, सारे सेल ऑर्गेनेल खत्म, इधर सारे लोगों से अटैचमेंट खत्म। प्रोफेज इधर पूरी हुई, इधर जो है घर के बंटवारे की प्रोफेज हुई। मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ जिससे याद रहे, कारण चाहे जो भी है होना यही है। जो सेल डिवीजन सेल में होता है, यही डिवीजन सोसाइटी में हर घर के अंदर, और अगर किसी के घर में नहीं है तो वो पड़ोसी के घर में देख ले, उसके यहाँ हो रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो रहा होगा, है ना। प्रोफेज कंप्लीट, फिर एनाफेज में आई। एनाफेज में लेट प्रोफेज में स्पिंडल्स जो है फाइबर अटैच अपियर हो जाता है ना एस्टर्स फॉर्मेशन से, तो वो अर्ली मेटाफेज में होते हैं। घर में क्या होता है, अब वो कारक काम करने लगते हैं जिनसे बंटवारा होना है। अब उसमें क्या है, इधर एक लोग एक इधर लोग, कोई भी है मेल फीमेल जो भी है, जिसमें भी बंटवारा हो रहा है, आजकल तो डिवोर्स भी हो रहा है, तो उसमें भी यही काम करता है। डिवोर्स की थ्योरी भी सेल डिवीजन पे ही है, घर के बंटवारे की थ्योरी भी सेल डिवीजन पे ही है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो वो जो कारक होते हैं जो वो काम करने लगते हैं, वो उन दोनों को इतना मेंटली पकड़ के रखते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, दोनों को पोल अपोजिट पोल पे खींचते, इधर खींचते इधर खींचते, दोनों पोल पे पहुंच गए। अब जो है किसी के बीच में आने से बंटवारा नहीं रुकेगा, मतलब कि सेल डिवीजन नहीं रुकेगा। फिर आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, पोलवर्ड मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है, दोनों एक अलग अलग आ जाते हैं। टीलोफेज अब बंटवारा हो चुका है। मेटाफेज में समझ, मेटाफेज अगर कंप्लीट हो गई है तो सेल डिवीजन कंप्लीट है, इधर घर का बंटवारा कंप्लीट है। अब क्या करना है, अब जब बंटवारा हो गया, सब लोग अपना खा पी रहे रह रहे, अब धीरे धीरे प्यार जगेगा। अरे यार उसमें तो ये भी अच्छा आई थी, हाँ मैंने थोड़ा वो चलो थोड़ा प्यार बढ़ा ले, है ना। तो टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपियर होती है,
न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है, न्यूक्लियाई रीअपियर होता है, गोल्जी बॉडी रीअपियर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रीअपियर होता है। ऐसे ही जब बंटवारा घर में हो जाता है फिर क्या होता है, प्यार उमड़ता है, अरे मेरे इनसे तो मेरा ये बड़ा प्यार था, इनमें तो ये भी अच्छाई है, अब वो अच्छाइयाँ याद आने लगती तो वो अटैचमेंट फिर बनने लगता है। लेकिन अब तो बंटवारा हो गया है, अब जो कारक थे जो दोनों को पोल पे खींच रहे थे क्या थे, एस्टर फाइबर्स, वो खत्म होने लगता है, उनका इफेक्ट कम होने लगा, टीलोफेज में सेल आई, अब न्यूक्लियस में सब बन गए, 2 घर बन गए, 2 किचन है घर में, 2 घर हैं, 2 दरवाजे, मतलब सब लोग अलग अलग हो गए। सेल में भी ऐसे ही होगा, सब अलग अलग हो गया है ना। तो जो है Thus, 2 daughter nuclei are formed and they have the appearance of interphase nuclei. Interphase nuclei के अंदर होते हैं, मतलब इंटरफेस समझ रहे हैं ना, G1S G2 वाली प्रिपरेटरी फेज, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव फेज, और पूरे सेल डिवीजन की लॉन्गेस्ट फेज, और कैरियोकाइनेसिस की विच इज द लॉन्गेस्ट स्टेज, प्रोफेज, है ना। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, by which multinucleate conditions appear. Is called syncytial condition, है ना। कुछ एक ऐसे होता है, बंटवारा तो हो गया, किचन भी 2 हो गए, खाना भी अलग अलग बनने लगा, गाड़ी भी अलग अलग, सब सामान 2 हो गया घर में, लेकिन घर में दीवार नहीं खींची, समझे। होता है ना कि भाई तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, घर में दीवार नहीं खींचेंगे, शाम को कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो दिखेगा। उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। वहां पे कई सारे न्यूक्लियस, भाई एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है, एक किचन उधर। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस घर का किचन है, जहां से सबको एनर्जी मिलती है, जहां से सारी एक्टिविटी फॉलो होती है, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो सबका बॉडी काम नहीं करेगा ना। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल का न्यूक्लियस इज इक्वल टू होम की किचन, ओके। लेकिन अब कुछ जगह, हर जगह तो बंटवारा हो गया, घर 2 हो जाते हैं ना, या तो बगल बगल हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, घर 2 हो के सेल अपना अलग अलग हो गया, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने लगी। ऐसे ही डिवीजन में होता है, बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, भाई भाई है, बहन बहन है, भाई जो भी है सब अलग हो गए, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, भाई बहनों में भी झगड़े हो जाते हैं, भाई अब तुमसे नहीं बात करेंगे, ये वो जो भी झगड़े हो गए, सब अलग अलग रहने लगे, बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन तब तो 2 सेल अलग अलग हो गई, तो फिर वो दोबारा से अपना डिवीजन करेंगी, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे जो है फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिर उनके बच्चों में वही प्रोसेस फॉलो होता है, सेल डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनती रहती है। ऐसे घर में होता है, एक आदमी से 2 बने, 2 से फिर 4 आदमी बने, बच्चे 4 से फिर 8 बने, 8 से फिर 16 बने, ऐसे ही हो रहा है ना सोसाइटी में भी, तो ये सेल डिवीजन ही है, ठीक। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, किचन बन जाती है, 2 गाड़ियां आ गई, 2 बैठक हो गई, 2 बेडरूम हो गए, 2 जो है ड्राइंग रूम हो, सब कुछ हो गया, लेकिन घर के बीच में जो है दीवार नहीं खिंची, मतलब कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एक सेल से 2 सेल बने तो साइटोप्लाज्म को आधा आधा डिवाइड होकर दोनों सेल में जाना है, और बीच में दीवार बननी है और अलग अलग हो जाना है, लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो कंडीशन है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अपियर, दैट इज कॉल्ड सिंसिटिज्म और सॉन्डेशन, है ना। सॉन्डेशन या सिंसिटिज्म इस कंडीशन को कहा जाता है, और ये किस में पाई जाती है, सिर्फ एक ही फ्रूट है पूरे एनिमल, पूरे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में एक ही है। इसका एग्जाम्पल दैट इज एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, है ना। तो आज हमारा यहाँ जो है लगभग खत्म हो गया है, क्या, माइटोटिक डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बता दिया, टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, है ना। प्लांट में साइटोप्लाज्म सेट प्लेट फॉर्मेशन से होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसमें सेल प्लेट बनेगी सेंटर टू पेरिफेरी, इसको सेंट्रीपिडल कहते हैं। सेंट्रीपिडल फॉर्मेशन होती है किसकी, सेल प्लेट की, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो है, अब ये देखिए ये अर्ली प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े हैं, अब यहाँ पे क्रोमोसोम जो कंडेंस होने लगे, है ना। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या हुआ, देखिए यहाँ स्पिंडल फाइबर जो है क्या हो गए, दिखने लगे, ये जो किनारे वाले पोर्शन में जो दिख रहा है लाइनें जो है धागे नुमा संरचना, ये क्या एस्टर्स हैं, ये एनिमल सेल्स में दिख रहा है, ये एनिमल सेल्स का सेल डिवीजन है, प्लांट सेल्स का भी आगे, है ना। तो ये किस में ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जब स्पिंडल फाइबर अपियर होने लगे या एस्टर्स अपियर होने लगे तो ये मेटाफेज की कंडीशन है। और इसके बाद ये मेटाफेज हो गई, इक्वेटोरियल पे जो है अच्छे से
अरेंज हो गए क्या? क्रोमोसोम का अरेंजमेंट इन इक्वेटर इज कॉल्ड मेटाफेज। अब क्या हुआ, ये जो है स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे खींचा, एक इधर गया एक इधर गया, देखिए तो ये क्या है, ये एनाफेज है। अब ये दोनों अलग खिंच गए, पोल पे पहुंच गए, डिवीजन हो गया, अब दो रसोई बन गई। अब क्या होगा, ये टीलोफेज है, ये अपोजिट टू प्रोफेज है। यहाँ पे जो है सारे सेल ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस सब बन गए। अब यहाँ पे देखिए ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो दो डॉटर सेल बन गई, इंटरफेज में आ गई फिर से ये, है ना। इंटरफेस के बाद वो फिर से सेल डिवीजन करेंगी, है ना। लेकिन जहां पे नहीं बनता है तो वहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, सिंसिटिज्म कंडीशन आ जाती है, और काइन, है ना। साइटोकाइनेसिस आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड इनटू टू मोर और लेस इक्वल पार्ट एंड दस रिजल्ट टू फॉर्म द टू डॉटर न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म से ही दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड डिफर इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल में जो एसिड होगा, प्लांट में कैसे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, जिसकी कंडीशन सेंट्रीपेटल होती है, ये हम कल पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म स्टार्ट इन लेट मेटाफेज। साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहाँ स्टार्ट होती है, लेट एनाफेज में स्टार्ट होती है। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय द कंडीशनर और फोरो मेथड। एनिमल में साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोरो मेथड के द्वारा होती है, जो सेल प्लेट बीच में से ऐसे धसी हुई सी लग रही है ना, देखिए ये यहाँ से, यहाँ नहीं है, यहाँ ये जो धस गई है, दिस इज कॉल्ड फोरो मेथड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोरो, दिस इज कॉल्ड फोरो, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर टू द मिड बॉडी, है ना। तो इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल है विजन क्लासेस और मैं हूं मधु चौधरी, आपकी अपनी। आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। और मेरा टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस बाय मधु चौधरी के नाम से। अगर किसी को इसका PDF चाहिए, ये जो पढ़ रहे हैं रिटन में चाहिए, तो वो आपको वहाँ अवेलेबल होता है। मैं ये वीडियो भी वहाँ शेयर करती हूँ। और अगर कोई वहाँ पे मुझे लिख के डालेगा या मेरे कमेंट में डालेगा कि मुझे ये PDF भी चाहिए, तो उसको ये मिलेगी। और आप प्रिंट निकलवा के उसको बैठिए और पढ़िए मेरे साथ, है ना। वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सब जो है, आप सभी को गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय।